महाराष्ट्र की सत्ता वाली राजनीति एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई है जिसमें सबके दावे अलग हैं और उम्मीदें अलग। शिवसेना को सूरज ढलने से पहले उम्मीद थी कि अगला मुख्यमंत्री उसका होगा, लेकिन कांग्रेस के रुख ने पानी फेर दिया। उस पर से राज्यपाल ने अलग से कह दिया है कि आपका टाइम खत्म। कल शाम को जैसे ही भाजपा ने दावा था वो नकारा, वैसे ही हमें खत आया, गवर्नर साहब का खत आया। उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है वो बताया है गवर्नर साहब को। लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। आदित्य राज्यपाल से मिलकर निकले तो एनसीपी वाले अजित पवार दल बल से पहुंचे। उन्होंने हमें आज बुलाया है। हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। जो कहा इससे ज्यादा मुझे आज यहाँ कुछ नहीं कहना है। लोकसभा चुनाव के बाद जो लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, अब मुख्यमंत्री पद पर ऐसी रस्साकशी चली कि दोनों को जोड़ने वाली रस्सी ही टूट गई। देवेंद्र फडणवीस के सिंहासन की जमीन बहुत धीरे से उद्धव ने खिसका दी। एनडीए से बाहर, एनडीए से क्या सूचना बाहर आ गई है? मुझे लगता है आप समझने की कोशिश करिए। जब मैंने त्याग पत्र दिया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। कांग्रेस के विधायक जयपुर के देवना विस्टा रिसोर्ट में 21,000 के कमरे में मजे ले रहे थे, लेकिन उनके नेताओं में हलचल दिल्ली में थी। उद्धव ठाकरे ने भी सोनिया गांधी को फोन किया, लेकिन सोनिया ने अपना पत्ता नहीं खोला। 10 जनपद की बैठक खत्म हुई तो शिवसेना के लिए कोई साफ संदेश आया नहीं। Our AICC president also spoken to Sharad Pawar ji and further discussion will take place tomorrow. अब महाराष्ट्र में सत्ता की राजनीति मंगलवार को किस दिशा में जाएगी, ये समझने वाली बात है। मंगलवार को एनसीपी विधायक दल की बैठक करने वाली है। सोनिया गांधी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। उद्धव ठाकरे पवार से कांग्रेस की शर्तों पर बात करने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं की टीम मुंबई में शरद पवार से मिलने वाली है। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी का इंतजार करने वाली है। यानी सोमवार की रात हर दल अपने दांव पेच चलाते रहेंगे। टेलीफोन की घंटियां घनघनाती रहेंगी, लेकिन इससे ज्यादा ये अटकलें तेज रहेंगी कि क्या शिवसेना का अगला मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा होगा। दिल्ली से मौसमी सिंह और जयपुर है। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। बीजेपी और शिवसेना के संबंधों की टूटती कड़ियों को जोड़ने का एक धागा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ रखा था, जब बीजेपी और शिवसेना 25 साल बाद अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे। मौका था उस साल के विधानसभा चुनावों का, लेकिन तनातनी के बीच भी सियासी कयास यही लगाया जा रहा था कि दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच मोहब्बत वाली धड़कनें भी बची हुई हैं। त्यांची माझी दोस्ती युती होण्याच्या अगोदर, म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युती होण्याच्या अगोदरपासूनची आहे। ते माझ्याकडे यायचे, बसायचे, बोलायचे, जेवायचे, आणि मग एकाकी माझं हे हिंदुत्वाचं त्याने एक वेळ म्हणा किंवा विचार म्हणा त्याला आवडला आणि ह्याच तत्वावरती आपली युती व्हायला पाहिजे। म्हटलं करा, माझी तयारी आहे, कारण तुम्ही काय असे परके नाही आहात। भारतीय जनता पक्ष सुद्धा सगळा हिंदूंचाच पक्ष आहे। बाकीचे आपल्यावर येतील असं कधी मनात आणू नका, धरूच नका। 1989 में पहली बार बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में हाथ मिलाया। तब से इनके संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन शुरुआती दिनों में बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पर ही निर्भर थी।
यहाँ तक कि 1995 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री शिवसेना के मनोहर जोशी बने, लेकिन सत्ता का कंट्रोल तो बाल ठाकरे के हाथ में ही रहा उनके जीते जी। कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। कभी बाल ठाकरे बीजेपी का ये कहकर मखौल उड़ाते थे कि कमलाबाई वही करेगी जो वो कहेंगे। कमलाबाई यानी कमल निशान वाली बीजेपी। लेकिन 7 साल पहले बाल ठाकरे के मरने के बाद बीजेपी शिवसेना पर भारी पड़ने लगी। पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार यह हुआ कि 30 साल के गठबंधन में बीजेपी से कम सीटों पर शिवसेना लड़ेगी। इसमें बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। 2014 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा नहीं हुआ तो दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, जिसमें बीजेपी ने 122 सीटें जीती और शिवसेना रह गई 63 सीटों पर। लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सीटें बीजेपी की भी गिरी और शिवसेना की भी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में किसी एक पार्टी का दबदबा कमजोर हुआ तो शिवसेना ने अपना तेवर दिखा दिया। शिवसेना को मलाल ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी उसकी उंगली पकड़कर आई थी और देखते ही देखते कंधे पर बैठ गई। दोनों पार्टियां पहली बार 1990 में विधानसभा चुनाव में उतरी। शिवसेना 183 सीटों से लड़कर 52 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटें जीत पाई थी। लेकिन 1995 में शिवसेना 183 सीट लड़कर 73 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 105 सीटों पर लड़ी और 65 जीती थी। हालांकि दोनों के गठबंधन को भी बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने में यह कामयाब रहे। लेकिन 1999 से लगातार होती हार के बीच बीजेपी मजबूत होती गई। 2009 में शिवसेना 169 सीटें लड़कर 44 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 119 सीटों पर लड़कर 46 सीटें। बस तभी से बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका के लिए पैर पसारना शुरू किया और शिवसेना से शुरू हुआ संघर्ष। इस बीच जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चला तो ठाकरे ने प्रधानमंत्री पद के लिए सुषमा स्वराज का नाम चला दिया। इससे मोदी को वो रोक तो नहीं पाए, लेकिन दोनों दलों के बीच ऐसी गांठ जरूर पड़ गई जो अब तक रिश्तों की फांस बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। अभी एनसीपी और कांग्रेस ने साफ नहीं किया है कि वो करेंगे क्या, लेकिन शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ भी अच्छे संबंध थे और जिस कांग्रेस से विचारधारा के मामले में बालासाहेब ठाकरे का 36 का आंकड़ा रहा, उसका भी समर्थन कई बार किया। Why you treat Muslims as a separate thing, as a minority? What is minority? All we accept that we are the citizens of this country. All this problem will be solved. मुस्लिम विरोध के इस तेवर ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बना दिया और बीजेपी का स्वाभाविक दोस्त। लेकिन इस दोस्ती के समांतर बाल ठाकरे की एक दोस्ती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ चलती रही। आज वही शरद पवार शिवसेना की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा के खेवनहार बने हुए हैं। पवार साहब से मेरी आज मुलाकात हुई। पवार साहब देश के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मार्गदर्शक है सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में अब तक सरकार क्यों नहीं बन रहा है, राज्य में अस्थिरता है। वो चिंता उन्हें भी जताई बातचीत में। थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है, आगे की बात आगे सोचेंगे। बाल ठाकरे से शरद पवार का संबंध बड़ा अजीब रहा। वो सार्वजनिक रूप से पवार को आटे की बोरी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रात में उनको परिवार के साथ खाने पर भी बुला लेते थे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखा है कि बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो वो उसे जीवन भर निभाते थे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन कर कहा, शरद बाबू मैं सुन रहा हूँ, हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। मुझे ये खबर दूसरों से क्यों मिल रही है? मैंने कहा कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। ऐसे में मैंने सोचा कि आपको क्यों परेशान करूं। ठाकरे बोले कि मैंने सुप्रिया को तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैंने उनसे पूछा कि आप बीजेपी का क्या करेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है। ठाकरे ने तुरंत जवाब दिया कि कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठाकरे परिवार से पवार का कैसा नाता है। तभी तो नाना करते समर्थन में उतर आए। Basic reason behind this, Bharatiya Janata Party and Shiv Sena and their friends got a clear-cut majority. They have mandate. It was their commitment to the people of Maharashtra that we form government. So it was their responsibility to form government. I don't understand why they are averaging. And they are averaging, and they are in fact creating total instability in the state. It will affect the state's economy. It will affect each and every person of the state. वैसे ही ऐसे कई मौके आए जब बीजेपी से गठबंधन के बावजूद बाल ठाकरे ने कांग्रेस का समर्थन किया। कहते हैं महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में कम्युनिस्ट आंदोलन को तोड़ने के लिए शुरुआती दिनों में कांग्रेस ने शिवसेना की मदद की। उन दिनों मजाक में शिवसेना को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नायक और वसंत दादा पाटिल के नाम पर वसंत सेना तक कहा जाने लगा था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ठाकरे के बहाने बहुत तीखा हमला किया। ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व को छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। मजे की बात यह है कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने चुनाव आयोग के सुझाव पर जुलाई 1999 में बाल ठाकरे का मताधिकार 6 साल के लिए छीना था, तब केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी। आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि अजीत पवार की तरफ से बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तीनों ही पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि शिवसेना को लेकर एनसीपी कल कांग्रेस के साथ चर्चा करने जा रही है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है। शिवसेना को लेकर कल कांग्रेस के साथ चर्चा होनी है। तो लगातार गहमागहमी बनी हुई है। तीनों पार्टियों के साथ आने पर ही सरकार बनेगी, ये कहा गया है अजीत पवार की तरफ से। विद्या हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। विद्या, एक के बाद एक तमाम अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। फिलहाल जो हम सुन रहे थे उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को कि संभावनाएं बनी हुई हैं, अजीत पवार के बयान से भी वही लगता है। जी बिल्कुल, अजीत पवार के बयान से भी यही लगता है और ये साफ है कि 3 पार्टियां मिलकर ही महाराष्ट्र में सरकार बना सकती हैं। सिर्फ 2 पार्टियां, चाहे वो एनसीपी कांग्रेस की हो या फिर शिवसेना और एनसीपी की हो, ये 2 पार्टियां मिलकर कई सरकार नहीं बना सकती। तो इसलिए 3 पार्टियों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या कांग्रेस क्योंकि टकरा रही है बार बार शिवसेना के साथ दिखने से, तो क्या बीच का रास्ता कोई निकाला जाएगा? क्या एनसीपी को प्रमुखता दी जाएगी? और क्या शिवसेना जो मुख्यमंत्री का पद फिर भी मांग रही है, क्या फिर भी उनको मिलेगा? ये सब तमाम चीजों पे कल बातचीत होगी और तब जाके 8:30 से पहले एनसीपी को महाराष्ट्र के गवर्नर को बताना है कि आके वो सरकार बना सकते हैं। विद्या, सवाल वाकई में वही है कि क्या बीच का रास्ता निकालना इतना आसान होगा? जिस तरीके से आज तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ सोनिया गांधी ने रायशुमारी की है, फिर भी साफ नहीं किया है कि क्या उनका डिसीजन होने जा रहा है। कुल मिलाकर जो कल का दिन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस की राय सबसे महत्वपूर्ण है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें तो कांग्रेस की भी यही मांग है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को सरकार से बाहर रखा जाए। लेकिन क्या इसके लिए वो कांग्रेस के ज्यादा जो एमएलए हैं, हालांकि तो नहीं, जो ऊपर के जो आला नेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, तमाम